लज्जा बांग्लादेश की बहुचर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन का 5वां उपन्यास है। आइए शुरुआत करते हैं। उपन्यास लज्जा भाग 2। भैया कहीं ले जाने वाले हैं मुझे नहीं लगता। उसे जीने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे है। माया समझ गई है, चाहे कारण कुछ भी हो, सुरंजन आज उसे किसी के घर छिपाने के लिए नहीं ले जाएगा। निरुपाय होकर उसने खुद ही अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा है। सुरक्षा शब्द ने सुरंजन को काफ़ी सताया है। सुरक्षा 90 के अक्टूबर में भी नहीं थी। प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में आग लगा दी गई थी। पुलिस निष्क्रिय होकर सामने खड़ी तमाशा देखती रही। कोई रुकावट नहीं डाली गई। मुख्य मंदिर जलकर राख हो गए। अंदर घुसकर उन लोगों ने देवी देवताओं के आसन को विध्वंस कर दिया। उन्होंने नट मंदिर, शिव मंदिर, अतिथि गृह, उसके बगल श्री दाम घोष आदि निवास, गौड़ी मठ का मूल मंदिर, नट मंदिर, अतिथिशाला आदि का ध्वंस करके मंदिर की संपत्ति लूट ली। उसके बाद फिर माधव गौड़ीय मठ के मूल मंदिर का भी ध्वंस कर डाला। जयकाली मंदिर भी चूर चूर हो गया। ब्रह्म समाज की 4 दीवारी के भीतर वाले कमरे को बम से उड़ा दिया गया। राम सीता मंदिर के भीतर आकर्षक काम किया गया सिंहासन तोड़ फोड़कर उसके मुख्य कमरे को नष्ट कर दिया गया। नया बाजार के मठ को भी तोड़ दिया गया। वन राम मंदिर को तो संबल से तोड़ा गया। शंखारी बाजार में सामने स्थित हिंदुओं के 5 दुकानों में लूटपाट व तोड़फोड़ के बाद उन्हें जला दिया गया। शिलावितान, सुरमा ट्रेडर्स, सैलून और टायर की दुकान, लॉन्ड्री, मीता मार्बल्स, साहा कैबिनेट, रेस्टोरेंट, कुछ भी उनके तांडव से नहीं बच पाया। शंखारी बाजार के मोड़ पर ऐसा ध्वंस यज्ञ हुआ कि दूर दूर तक जहाँ कहीं भी नजर जाती ध्वंस विशेष के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। डेमरा शनि अखाड़े का मंदिर भी लूट लिया गया। 25 परिवारों का घर द्वार, सब कुछ 200-300 सांप्रदायिक सन्यासियों के द्वारा लूटा गया। लक्ष्मी बाजार के वीरभद्र मंदिर की दीवारें तोड़कर अंदर का सब कुछ नष्ट कर दिया गया। इस्लामपुर रोड की छाता और सोने की दुकानों को लूटकर उसमें आग लगा दी गई। नवाबपुर रोड पर स्थित मरणचांद की मिठाई की दुकान, पुराना पलटन बाजार की मरणचांद की दुकान आदि सभी को तोड़ दिया गया। राय बाजार की काली मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्ति को रास्ते पर फेंक दिया गया। सुत्रापुर में हिंदुओं की दुकानों को लूटकर उसमें तोड़कर उसमें मुसलमानों के नाम के पट्ट लटका दिए गए। नवाबपुर के घोष एंड सन्स मिठाई की दुकान को लूटकर उसमें नवाबपुर युवा यूनियन क्लब का एक बैनर लटका दिया गया। नवाबपुर की रामधन पंसारी नाम की प्राचीन दुकान को भी लूटा गया। बाबू बाजार चौकी से मात्र कुछ गज की दूरी पर अवस्थित शुक्ला मिष्ठान भंडार को धूल में मिला दिया गया। वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध दुकान यतीन एंड कंपनी के कारखाना और दुकान को इस तरह से तोड़ा गया कि सीलिंग फैन से लेकर सब कुछ भस्मीभूत हो गया। ऐतिहासिक सांप मंदिर का काफ़ी हिस्सा तोड़ दिया गया। सदर घाट मोड़ पर स्थित रतन सरकार मार्केट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। सुरंजन की आंखों के सामने उभर आया 90 की लूटपाट का वह भयावह दृश्य। क्या 90 की घटना को दंगा कहा जा सकता है? दंगा का अर्थ है मारपीट। एक संप्रदाय के साथ दूसरे संप्रदाय के संघर्ष का नाम ही दंगा है, लेकिन इसे तो दंगा नहीं कहा जा सकता। यह है एक संप्रदाय के ऊपर दूसरे संप्रदाय का हमला, अत्याचार। खिड़की से होकर धूप सुरंजन के ललाट पर पड़ रही थी। जाड़े की धूप है। इस धूप से बदन जलता नहीं है। लेटे लेटे उसे चाय की तलब महसूस होती है। अब भी सुदामे की आंखों में वह दृश्य बसा हुआ है। चाचा, बुआ, मामा, मौसी सब एक एक करके देश छोड़कर चले जा रहे हैं। मैमन सिंह जंक्शन से फूलवाड़ी की तरफ गाड़ी छूटती है। कोयले का इंजन धुआं छोड़ता हुआ सीटी बजाकर चल देता है। गाड़ी के डिब्बे से एक हृदय विदारक रोने की आवाज़ें आ रही हैं। पड़ोसी भी आते जाते कह रहे हैं, सुकुमार चलो, यह मुसलमानों का होमलैंड है, यहाँ अपनी ज़िंदगी की कोई निश्चितता नहीं है। सुकुमार दत्त जुबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा, अपनी मातृभूमि में यह निश्चयता नहीं है तो फिर पृथ्वी के किस स्थान पर होगी? देश छोड़कर मैं भाग नहीं सकता।
तुम लोग जा रहे हो तो जाओ, मैं अपने पुरखों की ज़मीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नारियल सुपारी का बगीचा, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, 2 बीघा जमीन पर बना हुआ मकान, यह सब छोड़कर सियालदा स्टेशन का शरणार्थी बनूं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। सुधामा अब 19 वर्ष के थे। कॉलेज के दोस्त उनके सामने ही चले जा रहे थे। उन्होंने कहा था, तुम्हारे पिताजी बाद में पछताएंगे। सुधामा ने भी उस समय अपने पिता की तरह ही बोलना सीख लिया था। अपना देश छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाऊंगा? मरूंगा तो इसी देश में और जीऊंगा तो भी इसी देश में। 1947 में कॉलेज खाली हो गया। जो नहीं गए थे वो भी जाएंगे, कह रहे थे। उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ मुसलमान छात्र और कुछ बचे हुए दरिद्र हिंदुओं के साथ कॉलेज पास करने के पश्चात सुधामा लिटिल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। 1952 में वे 24 वर्षीय गर्म खून के युवक थे। ढाका के रास्ते में जब राष्ट्रभाषा बांग्ला होनी चाहिए का नारा लगाया जा रहा था, तब सारे देश में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उर्दू ही पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा होगी। मुस्लिम अली जिन्ना के इस सिद्धांत को सुनकर साहसी और प्रबुद्ध बंगाली युवक उत्तेजित हो गए। बांग्ला को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग को लेकर पाकिस्तानी शासक दल के सामने वे झुकी हुई रीढ़ की हड्डी को अब सीधा कर तन कर खड़े हो गए थे। विरोध किया, पुलिस की गोली खाकर मौत को अपनाया, खून से लथपथ हो गए, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रभाषा बांग्ला होने की मांग नहीं छोड़ी। सुधामा उस समय काफ़ी उत्तेजित थे। जुलूस के सामने खड़े होकर बांग्ला चाहिए का नारा लगा रहे थे। जिस दिन पुलिस की गोली से रफ़ीक, सलाम, बरकत, जब्बर ने जान दे दी थी, सुधामा भी उसी जुलूस में थे। गोली उन्हें भी लग सकती थी। वे भी देश के महान शहीदों में एक हो सकते थे। 69 के आंदोलन में भी सुधामा घर पर बैठे नहीं थे। उस समय अयूब खान का आदेश पर पुलिस जुलूस देखते ही गोली चला देती थी। तब भी बंगाली 11वीं दफ़ा की मांग को लेकर गोली से भरे आलमगीर, मंसूर, मिंटू की लाश को कंधे पर उठाए मेमन सिंह के सड़कों पर घूमे थे। उनके पीछे सैकड़ों शोक संतृप्त बंगाली पाकिस्तानी सैनिकों के विरुद्ध फिर एक बार कमर कस कर खड़े हो गए थे। 1952 का भाषा आंदोलन, 1954 का संयुक्त फ्रंट निर्वाचन, 1962 का शिक्षा आंदोलन, 1964 का फौजी शासन विरोधी आंदोलन, 1966 का 6 दफ़ा आंदोलन, 1968 का अगरतला षड्यंत्र मामला विरोधी आंदोलन, 1970 का आम चुनाव और 1971 का मुक्ति युद्ध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्विजातीय आधार पर देश के विभाजन का सिद्धांत सरासर गलत था। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, "It is one of the greatest frauds on the people to suggest the religion's affinity can unite areas which are geographically, economically, linguistically and culturally different. It is true that Islam sought to establish a society which transcends racial, linguistics, economic and political frontiers. History has even proved that after the first few decades, or the most after the first century, Islam was not able to unite all the Muslim countries on the basis of Islam alone." जिन्ना भी द्विजातीय खोखलेपन की बात को जानते थे। माउंटबेटन ने जब बंगाल और पंजाब के विभाजन की बात कही थी, तभी जिन्ना ने कहा था, "A man is Punjabi or Bengali before he is Hindu or Muslim. They share a common history, language, culture and economy. You must divide them. You will cause endless bloodshed and trouble." सन 1947 से 1971 बंगाली जाति को अनंत रक्तपात और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी, जिसकी चरम परिणति 1971 का मुक्ति युद्ध था। 30 लाख बंगालियों के खून के बदले में प्राप्त आज़ादी इस बात को प्रमाणित करती है, धर्म कभी भी जाति सत्ता की नींव पर नहीं रह सकता। जाति सत्ता की नींव
भाषा, संस्कृति, इतिहास आदि हैं। यह सच है कि पंजाबी मुसलमान के साथ बंगाली मुसलमान की एक जातीयता एक दिन पाकिस्तान के द्वारा ही लाई गई थी, लेकिन हिंदू मुसलमान की द्विजातीय धारणा को तोड़कर इस देश के बंगालियों ने सिद्ध कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ सुलह नहीं की है। 71 में सुधामय मेमन सिंह के एक अस्पताल में डॉक्टर थे। उस समय वे घर और बाहर दोनों ही जगह काफ़ी व्यस्त रहते थे। शाम को स्वदेशी बाजार में एक दवा की दुकान पर बैठते थे। तब किरणमयी को गोद में 6 महीने का बच्चा था। बड़े बेटे सुरंजन की उम्र 12 वर्ष थी, इसलिए उनका उत्तरदायित्व कम नहीं था। अस्पताल में भी उनको अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था। उसी बीच समय मिलते ही शरीफ के साथ अड्डेबाजी करने जाते थे। वह मार्च की 7 या 8 तारीख होगी। रेस कोर्स के मैदान शेख मुजीब का भाषण सुनने आए शरीफ, बबलू, फैजुल, निमाई ने रात के 12 बजे आकर सुदामे के ब्रह्मपल्ली के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शेख मुजीबुर रहमान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि एक भी गोली और चली, यदि मेरे एक और आदमी की हत्या की गई, तो फिर आप लोगों को से मेरा अनुरोध है कि घर घर को दुर्ग बना डालें। जिसके पास जो है उसे लेकर ही मुकाबला करना होगा। हमारा संग्राम मुक्ति का संग्राम है, हमारा संग्राम स्वाधीनता का संग्राम है। वे गुस्से से कांप रहे थे। टेबल ठोकते हुए बोले, सुधादा, कुछ तो करना ही होगा, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। यह तो सुधामे को भी समझ में आ गया था। इसके बाद 25 मार्च को काली रात आई। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सैनिकों ने सोए हुए बंगालियों के ऊपर अचानक हमला बोल दिया। दोस्तों ने आकर सुधामे के घर का दरवाज़ा भी खटखटाया था और फुसफुसाहट के साथ कहा था, युद्ध में जाना होगा, इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। भरा पूरा परिवार छोड़कर युद्ध में, फिर उनकी उम्र भी कुछ युद्ध में जाने की नहीं थी। फिर भी अस्पताल में उनका मन नहीं लग रहा था। कॉरिडोर में अकेले टहलते रहे। युद्ध में जाने की एक तीव्र इच्छा रह रहकर हिलोर ले रही थी। घर पर भी वो अनमनस्क हो रहे थे। किरणमयी ने कहा, किरण, तुम अकेले ही घर संभाल लोगी? मान लो मैं कहीं चला गया। किरणमयी आशंका से नीला पड़ गई। बोली, चलो इंडिया चले जाते हैं। आस पड़ोस के सभी इंडिया चले जा रहे हैं। सुधामे ने खुद भी पाया कि सुकांत चट्टोपाध्याय, सुधांशु हालदार, निर्मलेंद्रु, भौमिक, रंजन चक्रवर्ती सभी जा रहे हैं। 47 में जिस तरह से चले जाने की धूम मची थी, उसी तरह उन लोगों को वे कावर्ड कहकर गालियां देते थे। निमाई ने एक दिन सुधामे से कहा, सुधादा रही है, सेना शहर के रास्ते में टहलदारी कर रही है, वे हिंदुओं को पकड़ रहे हैं, चलिए भाग जाते हैं। 47 में सुकुमार दत्त के कंठ में जैसी दृढ़ता थी, वही दृढ़ता सुधामे अपने कंठ में धारण किए हुए थे। उन्होंने निमाई से कहा, तुम जाते हो तो जाओ, मैं भागने वाली नहीं हूँ। पाकिस्तानी कुत्तों को मारकर देश आज़ाद करना है और हो सके तो उस समय लौट आना। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।